हम हैं भोपाल के विश्व सुरंग आयोजन में और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी। सर, आज आपका जिस विषय को लेके व्याख्यान यहाँ था वो महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हमें भी कुछ जानकारी दें। मेरी चर्चा थी लोक आस्था और पर्यावरण विषय पर। असल में क्या है कि हमारे जो लोक है, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हमारी मान्यताएं हैं और उसके साथ जुड़ी जो आस्थाएं, हमारे पर्व हैं, वास्तव में हमारे आदि समाज ने, हमारे पुरखों ने इस तरीके से बनाए थे कि उससे हमारी प्रकृति का संरक्षण हो। वो तो समय के साथ में उसके अंदर इतनी सारी कुरीतियाँ और बुराइयाँ आ गई कि उसका अपभ्रंश चेहरा हो गया। तो मेरे विमर्श का विषय यही था कि चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे छठ का पर्व हो, चाहे हमारे शादी के संस्कार हों, चाहे हमारे यहाँ ये मान्यता हो कि हमें भगवान पे फूल चढ़ाना है या पूजा करना है, वो सभी वास्तव में प्रकृति को बचाने और अपने शरीर के शोष्ठों को, मन को पवित्र रखने का ही जरिया थे। पर्यावरण से सीधा ताल्लुक है। बिल्कुल, उसका सीधा उसका संबंध है। असल में क्या है कि हमारे आदि समाज के जीवन में प्रकृति थी, तो उनको पर्यावरण या पर्यावरण संरक्षण शब्द की जरूरत ही नहीं होती थी। वो तो जो नया समाज आया जिसने अपने जो प्राकृतिक मूल्य थे, हमारे जो नैसर्गिक मूल्य थे, जो हमारी नैसर्गिक बातचीत थी, विमर्श थे, उससे विमुख हुए, तो हमको प्रकृति के संरक्षण की बात करनी पड़ी। वरना हमारा भोजन, हमारा जीवन, हमारे पर्व, हमारा पूजा, हमारे पाठ, सभी कुछ इस तरीके के थे कि वो जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर, पांचों को जोड़ते थे, तो उनको कोई अलग से संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती थी। राष्ट्रीय स्तर पर सर आपके आर्टिकल हम पढ़ते हैं, वो सीधे कनेक्टिविटी होते हैं उनकी सीधा, या तो आप देखें कि बहुत जीवन से जुड़ा हुआ मामला होता है, किसी ऐसे पर्यावरण से संबंधित होता ही है। आप मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से निवास करते हैं। राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता और प्रदेश स्तर की पत्रकारिता में कहाँ कुछ ऐसा समझ में आता है आपको कि कुछ भिन्न हो या कुछ समरूपता हो, या आधुनिकता के समावेश में किस तरीके की पत्रकारिता आज देखो, आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं हर दिन कम से कम 20 से 25 अखबारों को नेट पे पढ़ता हूँ और उसमें से अधिकांश अखबार क्षेत्रीय अखबार होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज भी जो समाचार है, समाचार का मतलब जो सूचना को जनोन्मुखी बनाती है, जनता के सरकार को बनाती है, वो अभी भी क्षेत्रीय स्तर पे बचा है। मुझको आपके सामने बोलने में बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि मैंने अपने बुंदेलखंड में रहने के दौरान जो ज़मीनी काम किया था, जो ज़मीनी मेहनत की थी, जो फसल उस समय बोई थी, वही अभी मैं काट रहा हूँ। ईमानदारी की बात है कि ज़मीनी मसले, उन पे शोध, अन्वेषण, उसका परिष्करण आज भी क्षेत्रीय स्तर पर ही बचा है। राष्ट्रीय स्तर की जो कथित पत्रकारिता है वो एक उद्देश्य से अपनी भटकी हुई है, उसके जन सरोकार नहीं है, वो एक व्यापार है। आज भी रीजनल चैनल आप देख लीजिए, रीजनल न्यूज़पेपर देख लीजिए, उसमें पानी के सवाल खड़े दिखेंगे, बिजली के सवाल खड़े दिखेंगे, आदिवासियों के सवाल खड़े दिखेंगे, तालाब और नदी के सवाल खड़े दिखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोई जगह नहीं है। बुंदेलखंड का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में सर बुंदेलखंड की हम बात करें, केन बेतवा लिंक परियोजना, और मध्य प्रदेश की ओवरऑल बात करें तो जल, जंगल, जमीन जैसा आपने जिक्र किया, तो क्या लगता है कि जल, जंगल, जमीन संरक्षित करने की महती आवश्यकता है या वास्तव में अभी संरक्षित हैं और इसको और थोड़ा बृहद रूप देने की जरूरत? देखो, दो चीज़ें। पहला चीज़ तो जल और जंगल जमीन को संरक्षित करने की आवश्यकता का मैं आपको बताऊं, सन 82 के आसपास जब हम लोग छतरपुर आए थे, छतरपुर से 5 किलोमीटर दूर बूढ़ा बांध पे मैंने अपनी आँख से 100 छिकरे यानी हिरणों का झुंड देखा है। मैंने हनुमान टोरिया के ऊपर सुबह और शाम को चिड़ियों का इतना शोर सुना है कि सड़क का शोर सुनाई नहीं देता था। मैंने छतरपुर में पानी का संकट ही नहीं देखा है। हम लोग कुएं का पानी पीते थे, छतरपुर में कुएं का पानी पीते थे। महोबा रोड पे छतरपुर में सन 98 तक कुएं से पब्लिक की सप्लाई होती थी, लेकिन आज वहाँ हम जल संकट देख रहे हैं, पक्षी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, हिरण हमको ढूंढने को नहीं मिल रहे हैं। तो उसको संरक्षण की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर में एक समय में लकड़ी के घर
हर जिले में 30 से 35 डिपो हुआ करते थे। और आपको जानकर दुख होगा कि आज छतरपुर जिले में मुर्दा जलाने को लकड़ी नहीं है, लकड़ी दूसरे जिलों से आ रही है। तो ये एक समस्या है। जहाँ तक आपने केन और बेतवा लिंक की बात रही, इस पर मैं लगातार बात करते रहा हूँ। आदरणीय उमा भारती जो मंत्री थी, तो उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सभा बुलाई थी और उनके मुंह पे मैं बोला था कि ये जो केन बेतवा लिंक है, ना तो इससे पर्यावरण संरक्षण होगा, ना पानी पिया जाएगा। क्योंकि क्या है कि एक ही क्षेत्र की नदियाँ एक ही बराबर बह रही हैं, एक ही प्रवाह क्षेत्र है, तो नंगा नहाए निचोरे क्या। जब दोनों का पानी बराबर है तो कौन किसको बैलेंस करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस बुंदेलखंड में हर जिले में 1000-1500 तालाब हैं, टीकमगढ़ में कुछ साल पहले एक योजना बनी, जामनी नदी को 18 तालाबों से जोड़ने की, मात्र 11 करोड़ खर्चा और 1000 हेक्टेयर से ऊपर की सिंचाई, किसी का विस्थापन नहीं होना, एक पेड़ नहीं कटना। उस योजना को ठेकेदारों ने असफल कर दिया। उसकी हरपुरा बहरवारा नहर में पानी नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है 4500 करोड़ रुपए का ठेका। केन बेतवा से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। इफेक्ट नुकसान होगा, एक ड्रास्टिक होगा। बुंदेलखंड के पर्यावरण को जितना नुकसान केन बेतवा से होगा, पिछले 5000 साल में नहीं हुआ है। आपका जो पन्ना नेशनल पार्क है, जिसके अंदर लॉयन का बफर जोन है, वो तक खतरे में आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखिए, जब केन बेतवा योजना बनाई गई थी तब जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज से की एक समस्या नहीं थी। लेकिन आज की प्रॉब्लम ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की जो दिक्कत है, वो जो है हमारे सिर पे खड़ी हुई है। सबसे बड़ा खतरा है मीथेन उत्सर्जन का। और मीथेन उत्सर्जन कहाँ होता है? जहाँ पर पानी का एक बड़ा भंडारण होता है, जहाँ पर ज़्यादा दलदल बनता है, जहाँ पर मिट्टी की नमी के कारण दलदल बनता है, वहाँ पे मीथेन उत्सर्जन होता है। केन और बेतवा का जो जोड़ है, वास्तव में क्या है? दो नदियों के पानी को एक ढोड़न में, एक तालाब में आप बड़े वाले जलाशय में इकट्ठा कर रहे हो। हमारे पास अभी जो नहरें हैं, उसका दलदली क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। जितना ज़्यादा मीथेन उत्सर्जन होगा, उतना ही जलवायु परिवर्तन का कुप्रभाव बुंदेलखंड झेलेगा। और हम बुंदेलखंड में जलवायु परिवर्तन का इतना कुप्रभाव झेल रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में 45 दिन औसत वर्षा होती थी, पिछले 5 साल से 15 दिन हो गई। और बुंदेलखंड के 3 जिले ऐसे हैं जो अल्प वर्षा वाले थे, इस साल वहाँ पे अतिवृष्टि है। बुंदेलखंड जलवायु की दृष्टि से तब सबसे सेंसिटिव है, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से सबसे सेंसिटिव है। इसलिए हमारी जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जिसके अंदर हमारे पहाड़ हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे जोहड़ हैं, हमारे तालाब हैं, हमारे पेड़ हैं, उनको उसी रूप में बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही हम उसका स्वरूप चेंज करेंगे, आप मान के चले कि हम इतनी बड़ी त्रासदी से जाएंगे। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आने वाले 20 साल में भारत में जलवायु परिवर्तन की मार के कारण करीबन 25 करोड़ लोगों का विस्थापन होगा। नदियों को लेकर भी आपके आर्टिकल्स कई आते रहते हैं। भारत देश के ओवरऑल हम बात करें तो नदियां क्या खतरे में हैं, या एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने के बाद और उनके नए आयाम निखर कर सामने? देखो, नदियां कोई नाला नहीं है कि इंटरकनेक्ट कर दो। एक नदी का एक चरित्र होता है, नदी की एक संस्कृति होती है, नदी का स्वभाव होता है। नदी वास्तव में क्या, एक जीवित संरचना है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के खून से दूसरे व्यक्ति के खून को बगैर ब्लड ग्रुप मिलाए नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से नदियों के पानी को नहीं मिलाया जा सकता है। नदियों के पानी को मिलाने की कल्पना एक त्रासदी है, एक पाप है और नदियों को भ्रष्ट करने का तरीका है। हमारी आज जरूरत है केवल हम नदियों को अविरल बहने दें, नदियों में बांध रोक ना लगाएं, इतना काफी है। सर, 2-3 मुद्दे देश में बड़े ज्वलंत हैं। एक तो कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है, वो राजनीति में क्या कितना इफेक्ट डालेगा और वर्तमान परिदृश्य में कैसे देखेंगे आप? देखिए, जब विचार मर जाते हैं, जब नीति मर जाती है, जब नैतिकता मर जाती है, तो इंसान केवल टकराव का रास्ता चुनता है। क्यों? क्षणिक भावनात्मक मुद्दों से हम सियासत को कैसे पलटें या सत्ता का
आहरण कर लें या सत्ता पे कब्जा कर लें, केवल यही एक चरित्र रह गया है। जब मेरे पास में एक कंक्रीट नहीं है, जिस देश में अभी भी हम एक बेहतर स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, एक बेहतर अस्पताल नहीं दे पा रहे हैं, सड़कें भी वो दे पा रहे हैं जिस पर चलने के लिए आपको पैसा देना है, मुफ्त की सड़कें नहीं बच रही अब। आपने अपनी उम्र में देखते देखते होटलों का फ्री का पानी खत्म होते देख लिया। अब 5 रुपए की 10 रुपए की बोतल खरीद के पीना है। जो मूल मसले हैं उस पर जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमको लोगों की भावनाओं का शोषण करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट का ही सहारा लेना पड़ता। जनजाति वर्ग का भी एक मुद्दा है जो आजकल सरकारें या विपक्ष या जो भी राजनीतिक दल वो जनजाति वर्ग पे विशेष फोकस कर उनके उत्थान के लिए समर्पण दिखा रहे हैं या फिर और कुछ। देखो क्या है कि बुंदेलखंड में एक ढीमर था। ढीमर का काम था तालाबों की देखभाल करना और तालाबों के पानी से में जो उगे उसका हिस्सा लेना। हम लोगों ने बोला कि माते को हमको डेवलप करना है, तो माते को हमने दफ्तर का चपरासी बना दिया। वो तालाबों पे कब्जा कर लिया सामंतों ने और ठेकेदारों ने। ठीक यही स्थिति आदिवासियों की है। हमारे पास में आदिवासी विकास का कोई मॉडल नहीं। हम सोचते थे हमने आदिवासी को नौकरी में दे दिया, हम आदिवासी ने लुंगी छोड़ के टी शर्ट पहनने लगा, यदि आदिवासी साइकिल चलाने लगा तो उसका विकास हो गया। यदि हम ऑस्ट्रेलिया और यूएस में देखें तो वहाँ पर आदिवासियों के जो मूल हैबिटाट्स हैं, उनके पर्यावास हैं, उनके रहने का तरीका है, उसको सरकार नहीं छेड़ती, क्योंकि आदिवासियों को उनके आदि स्वरूप में उनके जगह में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब क्या करें, हम जंगलों को उजाड़ रहे हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा हिस्सा आएगा विस्थापन का, ये भी एक हिस्सा होगा। जब हम माइनिंग्स के लिए दूसरे हिस्सों के लिए जंगलों पे कब्जा करेंगे तो क्या होगा, आदिवासी विस्थापित होकर शहर की ओर आएगा। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। आज आदिवासी का जो ज्ञान है उसके जीवन का, उसको आप गरीबी मत सोचो। यदि वो लाल चीनी की चटनी खाता है तो वो जानता है कि उससे मलेरिया से बच रहा है, और हम उसको पुनः खिलाना चाहिए। यही फर्क है। जो हमारा आदि ज्ञान है, हम उस आदि ज्ञान को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और आदिवासियों को चाहते हैं कि वो कैसे तैसे शहरी हो जाएं, वो साबुन तेल खरीदने लगें, वो कोलगेट करने लगें, वो जो कंज्यूमर आइटम है। आप देख लीजिए भगोरिया में क्या हुआ। भगोरिया में मौड़ी ख़त्म हो गई और देसी शराब आ गई। भगोरिया में कोका कोला बिकने लगा। ये बड़ी बात है। बुंदेलखंड की आपने पूरे लगभग कई सवालों के जवाब में जिक्र किया। क्या लगता है, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में चूँकि आप सभी बिंदुओं पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, बुंदेलखंड में किस चीज़ की महती दरकार है जो आपको लगता है इन चीज़ों को होना चाहिए? देखो, एक चीज़ याद रखें, जिस क्षेत्र में राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर होता है वहाँ पर ढेर सारे प्रयोग किए जाते हैं। हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर है, तभी हमारे यहाँ आज देख लीजिए कि केन बेतवा का जोड़ का प्रयोग पूरे देश में हमारे यहाँ ही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे क्या कि पूरे बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की त्रासदी है कि हम लोग राजनीतिक बिखराव से गुजर रहे हैं। हमारे राजनेताओं में समेकित विकास को लेकर एक रूपता नहीं है, और तभी आप देख लीजिए बुंदेलखंड के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए। हम जिस सड़क को विकास मान रहे हैं वो सड़क पर चलने के लिए हमको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो पृथक बुंदेलखंड दरकार है। मुझे लगता है कि इस समय छोटे राज्य की मांग बहुत सार्थक होगी और वो जरूरी है। मध्य प्रदेश को भी किस चीज़ की ऐसी ज़रूरत महसूस होती है? अब ओवरऑल मध्य प्रदेश के नक्शे में ऐसा क्या आप देखते हैं? सभी चीज़ों का अध्ययन आपने, जल, जंगल, ज़मीन और कम्युनिटी, इसके बाद जनजाति, अनुसूचित जाति, सभी का अध्ययन, ओबीसी फैक्टर, सभी यदि समाहित कर दें तो आज मध्य प्रदेश में सियासत के लिए ये आवश्यक है या इनके विस्तार की भी आवश्यकता, इनके उत्थान की भी आवश्यकता? देखो, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश खनिज से, जल संसाधन से, मानव संसाधन से बहुत संपन्न है। और मध्य प्रदेश की खासियत ये है कि हमारा लोग बहुत मेहनती है। केवल हमको इस समय ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने संसाधनों को सही तरीके से प्रबंधन कर सकें। यदि आप टोपोग्राफी को देखो तो मध्य प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जल संकट खड़ा होता है। क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला था कि जो प्रकृति है आपकी
ज़रूरत को तो पूरा कर सकती लेकिन आपके लालच को पूरा नहीं कर सकती। ईमानदारी की बात है कि एक वर्ग लोभी हो गया है जो संसाधनों का अधिक से अधिक निचोड़ अपने पक्ष में करना चाहता है, और एक वर्ग वो हो गया है जो उस शोषक वर्ग का राजनीति के जरिए समर्थन कर रहा है। मध्य प्रदेश का कंक्रीटकरण कम से कम हो, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचनाएं यथावत रहें, मध्य प्रदेश के पर्यावरण को अतिरेक पर्यटन से बचाकर उसको इको फ्रेंडली बनाया जाए, ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हो गए हैं सर कि एक दूसरे की जरूरत हो गए हैं? देखो, आपको बताएं, राजनीति एक धर्म है, ठीक है, और धर्म भी एक राजनीति है, लेकिन धर्म अति धारते, धर्म वो है जिसको हम धारण करते हैं, है ना। राजनीति वो है जिससे हम राज चलाते हैं, लेकिन हम तो राजनीति में कूटनीति बदल गई है और धर्म जो अधर्म नीति हो गई है। तो धर्म, महाकाल की पूजा करना धर्म नहीं है, इज्तिमा में जाके टोपी लगाना धर्म नहीं है। धर्म वो है आपके जो कर्तव्य हैं, यदि आप उनको सही तरीके से पूरा करते तो वही धर्म है। तो यदि वास्तव में धर्म राजनीति हो जाए और राजनीति धर्म हो जाए तो देश का उद्धार हो जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, एक पत्रकार के नजरिए से क्या देखते हैं? मेरा एक अपना मानना है कि जैसे राहुल गांधी सड़क पे निकले हैं, समाज के अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, ऐसी यात्राएं सभी राजनेताओं को निकालना चाहिए। हुआ क्या है कि आतंकवाद के दौर के बाद में हमारे देश के जो नेता हैं वो सुरक्षा के कारणों से जनता से कट गए, और इसीलिए जो राज का होता था कि जन कल्याणकारी राज, वो हमारी नीतियों से समाप्त हो गया, क्योंकि हमारे और नेता के बीच में या तो अफसर हैं या दलाल हैं। यदि सभी नेता इतने लंबे समय तक अपनी जनता के बीच कम से कम सुरक्षा के साथ में लोगों के बीच में जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो देश के लिए एक बहुत अच्छी समेकित नीति बन सकती है, जिसके अंदर उन जनता की आवाज़ हो जिसके लिए इसको राजनीति कहा जाता है। नई पीढ़ी के पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा एक सभी उन लोगों से निवेदन है कि राजनीति और पुलिस के ग्लैमर में ना फंसें। आने वाले समय में नदी भी जिंदा रहेगी, तालाब भी जिंदा रहेंगे, पहाड़ भी जिंदा रहेंगे, पेड़ भी जिंदा रहेंगे, लेकिन वो जितने कमज़ोर होंगे आपका जीवन उतना जटिल हो जाएगा। आप अपने लेखन में, अपने शोध में, अन्वेषण में जन सरोकार के प्रश्नों को शामिल करें। नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन मेरे मोहल्ले का तालाब खत्म हो जाएगा वापस लौट के नहीं आएगा। क्या संदेश जो हम नहीं पूछ पाए हों सर आपसे, कुछ संदेश हमारे दर्शकों को, युवा पत्रकारों को, बुंदेलखंड के लोगों को, किसी को भी आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम? नहीं, मैं संदेश देने लायक स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मुझको ये अच्छा लगेगा यदि हम सभी लोग, समाज के हर वर्ग के लोग फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास करें, अपने मोहल्ले के कुओं को जिंदा करें, अपने गांव के तालाबों के बारे में सोचें, हम अपने पारंपरिक पेड़ों को लगाने के लिए सोचें, हम अपने घर के आगे की ज़मीन को पेड़ लगाने के नाम पे कब्जा ना करें, और हम खुद नैतिक होंगे तभी हम दूसरों को नैतिकता की बात सिखा पाएंगे। और समाज में बहुत ताकत है, समाज सरकार बदल देता है, समाज धर्म बदल देता है, समाज नीति बदल देता है। एक समाज के रूप में आप लोग संगठित हों और एकत्रित हों और सकारात्मक रूप से सोचें कि मेरी और आपकी पहचान इस बुंदेलखंड के कारण, इस मध्य प्रदेश के कारण, इस देश के कारण है। मेरी बुंदेलखंड की विजय हो, मध्य प्रदेश की विजय हो और देश की विजय हो, इसके लिए हमको इन सब के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए टाइम निकालने। तो देखिए, ये थे पंकज चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं, चिंतक हैं। समाज के प्रति उनका क्या नज़रिया है वो भी उन्होंने बताया, राजनीति के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो भी बताया। देखिए, जहाँ से ओरिजिन हुआ, यानी कि उनकी पत्रकारिता, और उस जगह को भी उन्होंने पूरा रेखांकित किया, और इसके अलावा क्या क्या वहाँ ज़रूरतें हैं इसको भी बताया। तो विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न तरीके की अपनी उन्होंने बात रखी और अपना नज़रिया प्रस्तुत किया। सभी बातों को हमारे साथ शेयर किया, साझा किया, और बेबाक टिप्पणी करने वाले हैं पंकज चतुर्वेदी। आप उनके फेसबुक वॉल पे देख सकते हैं, वो बिंदास लिखते हैं, बेबाक लिखते हैं, और जो सामयिक मुद्दे होते हैं उन पर तीखा प्रहार भी करते हैं। आज उनसे मुलाकात हमने करवाई।
अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ मैं महेंद्र विश्वकर्मा, डीएनए न्यूज़ भोपाल।